नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर आपके बीच में हूँ। आशा है आप सब अपने अपने परिवारों के साथ, अपने मित्रों के साथ कोरोना नाम की इस बीमारी से बचते हुए एक स्वस्थ, एक सुखी समाज की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। आज बात करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नाम दिया, विचार दिया, पहचान दी और खुद उसमें गुम हो गए। उन्हीं के पौत्र चंद्रशेखर उपाध्याय के विषय में आज बात करेंगे। चंद्रशेखर उपाध्याय को जो पिछले दिनों व्यवहार मिला है, उन्हीं संघ के लोगों से जो आज भी उनके स्वर्गीय दादा परदादाओं के नाम लेकर अपनी रोटियां सेकते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, आज उन्हीं लोगों से जो उपेक्षा मिली है। तो आज का विषय है, भीतर तक आहत कर गई चंद्रशेखर उपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की यह यात्रा। जी, अब सभी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के बाद जो दूसरा नंबर होता है वो महामंत्री संगठन का होता है, और महामंत्री संगठन संघ से आता है। तो वर्तमान में बीएल संतोष वहां पर महामंत्री है और थोड़ा सक्रिय है, काफी सक्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी उन्होंने दौरा किया उत्तराखंड का, 3-4 दिन यहीं रहे, क्योंकि उत्तराखंड बीमार है। 56-57 विधायकों की ये सरकार खोखली है, खोखली अंदर से। भारतीय जनता पार्टी को 57 विधायकों के बावजूद इतनी ज़्यादा यहाँ की चिंता है, क्योंकि उन्हें यहाँ का भविष्य दिखाई दे रहा है। तो उसका आकलन करने अगले वर्ष चुनाव में क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके लिए वो यहाँ आए थे। चंद्रशेखर उपाध्याय जी, मैंने आपको एक परिचय दिया कि ये उसी परिवार से हैं जिस परिवार ने संघ को पहचान दी, संघ को विचार दिया, संघ को जुबान दी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के परिवार से। और स्वयं एक समर्पित संघी हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन संघ के लिए ही इन्होंने समर्पित कर दिया। यहाँ मैं उनका संक्षिप्त सा परिचय जरूर देना चाहूँगा। मेरे भी मित्र हैं, लेकिन मुझे उनके बारे में इतना सब कुछ नहीं मालूम था। ये सब मालूम तब हुआ जब ये प्रकरण मेरे सामने आया। सबसे पहले तो मेरे पास उनकी चिट्ठी आई। ये एक 7 पेज की एक चिट्ठी है, पत्र है। ये पत्र उन्होंने 28 मई को, अभी 5 ही दिन हुए, 4-5 ही दिन हुए, ये 28 मई को उन्होंने लिखी। चौथा दिन है आज संभवतः। बीएल संतोष को उस वक्त लिखी जब बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री देहरादून में ही थे, उस वक्त लिखी। ये 7 पेज की चिट्ठी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन पे भी आपको साथ साथ दिखाई दे रही होगी। ये उनके हाथ की लिखी हुई है। और मुझे तो इसमें जो स्याही है ना, उस स्याही में खून का रंग मुझे उस पर नजर आ रहा है, उनके हृदय की व्यथा उस पर नजर आ रही है। मैं उसको पढ़ता हूँ। उन्होंने शुरुआत की है, कौन याद रखता है अंधेरे वक्त के साथियों को, सुबह होते ही चिरागों को बुझा देते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता। यहाँ से उन्होंने अपनी बात शुरू की। विद्वान व्यक्ति है, लंबा चौड़ा परिचय है उनका। ये पहले व्यक्ति है, ये मुझे जानकारी थी, क्योंकि मैंने उनको सत्ता के कॉरिडोर्स में जब मेरा बहुत आना जाना था, उस वक्त उनको मैंने देखा है। मैंने मुख्यमंत्रियों के कार्यालयों में देखा है, और काफ़ी विचारवान व्यक्ति है। LLM की परीक्षा, ये हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने उसे हिंदी में पास किया, और हिंदी में उसको उत्तीर्ण करने के लिए इनको बड़े पापड़ बेलने पड़े अपने ही उस देश में, जिस देश की मातृभाषा हिंदी है। वहाँ इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, बड़ी कानूनी अड़चनें आई, लेकिन फिर आदमी ठान ले तो आदमी क्या नहीं कर देता। इन्होंने अल्टीमेटली हिंदी में LLM की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीच में कुछ समय ये जुडिशरी से भी जुड़े रहे,
मेरे ख्याल कहीं ये जज वगैरह भी रहे हैं, मुझे उसकी ठीक से ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। जानकारी तो मुझे है लेकिन ऑथेंटिक नहीं है। तो जब ऑथेंटिक जानकारी ना हो तो फिर उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। मैं ये सब बात अपनी तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे अभी ताज़ा उनसे मैंने कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे पास आई जो पब्लिक डोमेन में मौजूद है वो बड़ा कष्टकारी है। कष्टकारी इसलिए, मेरा तो कोई संघ से अब कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संघ जो अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है, अगर उसका व्यवहार अपने उन निष्ठावान लोगों के साथ ऐसा है तो समझ लीजिए कि सत्ता का जो एक आवरण होता है ना, जिस आवरण के पीछे एक बाहर से दिखाने में तो सेवा भाव वगैरह ये शब्द बड़े क्लिष्ट शब्द ये शब्द बोले जाते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक दम्भ होता है, घमंड होता है, वो सब मुझे उसमें नजर आया। और ये जितनी बातें आज यहाँ पर हो रही है ये चंद्रशेखर उपाध्याय जी के ही श्रीमुख से हैं। उनके द्वारा कही गई बातें विभिन्न पोर्टल्स पर समय समय पर जो प्रकाशित होती रही है ये उनके विषय में है। जब ये बोलते हैं चंद्रशेखर उपाध्याय जी कि मैं जब मुझे पता लगा कि BL संतोष जी देहरादून आ रहे हैं तो इनका कहना है कि इनकी पारिवारिक परंपरा रही है, और वास्तव में जब चंद्रशेखर उपाध्याय जी जब उस परिवार से संबंध रखते हैं तो उनकी पहुंच भी है। जी मैं आपसे बता रहा था कि इनके पिता भी सबसे कम उम्र के मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी में संघ से जुड़े हुए, वहीं आजीवन उन्होंने वहीं काम किया। और जहां इनका कहना है चंद्रशेखर उपाध्याय जी का, यही बात शायद उनको ज़्यादा आहत करती है कि वो नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व सरसंघ चालक, संघ प्रमुख कह सकते हैं, सुदर्शन जी, इनके गोदी में खेले हुए हैं बचपन में। यानी इनका पूरा समय पूरा जीवन संघ को ही समर्पित है और कभी इन्होंने विचारधारा नहीं बदली। हिंदी जिसकी उन्नति के लिए जिसको दुनिया मान्यता दे, इस लड़ाई को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लड़ा। और 1977 के उस दौर में जब वो विदेश मंत्री थे, वो गौरवशाली प्रधानमंत्री विदेश मंत्री थे अटल जी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाकर के हिंदी में धारा प्रवाह भाषण दिया था। उसी परंपरा को आगे निभा रहे थे। और ये आज इनका एक ही अभियान है, अभियान ये हिंदी में न्याय। हिंदी में न्याय, हमारे देश में हिंदी में न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हिंदी में न्याय तो मिलना ही चाहिए, मगर मिलता नहीं है। ये कुछ लोग अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए आज भी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दूं, जो जितने भी हमारे हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ तो पूरी तरह से हिंदी का कोई काम ही नहीं है। यहाँ अंग्रेजी में ही न्याय मिलता है। अंग्रेजी में ही आपको, अगर आपकी कोई डेटा भी अगर हिंदी में है तो उसको ट्रांसलेट करके डालते हैं अंग्रेजी में। मैंने स्वयं डाला है, मैंने 1-2 बार अपने मामलों को भी ट्रांसलेट करके, सेल्फ ट्रांसलेट करके डाला है। बड़ी हैरानी होती है। और ऐसा नहीं है कि जुडिशरी, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मैं किसी का यहाँ पर अनादर नहीं करता, मैं जुडिशरी का सम्मान करता हूँ। लेकिन ये बात देखने में बड़ी अजीब लगती है कि जुडिशरी के वो लोग जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया अंग्रेजी में ही पसंद करते हैं। और इस सब के पीछे एक वर्ग है जो अंग्रेजी में पैरोकारी करना जानता है, मोटी फीस लेता है। तो अगर आज न्याय महंगा है, न्याय आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके पीछे हिंदी में न्याय ना होना, ये एक बड़ा कारण है। और इन्होंने उसी के लिए अपना जीवन लगा रखा है और उसके लिए बहुत इनकी लगातार कोशिशें रहती हैं। और संघ की ही विचारधारा है, उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं, मगर आज उपेक्षित है, पार्टी के अंदर उपेक्षित है। तो इन्होंने इन सब चीज़ों का उल्लेख अपने पत्र में किया है कि मैं उस परिवेश से आया हूँ जहाँ मुझे गोदी में खिलाने वाले लोग जब देखते हैं नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, केसी सुदर्शन जी, जब इनकी गोद में खेले हुए हैं, संघ के कार्यालयों में ही ये बड़े हुए, वहीं रहे, क्योंकि इनके पिता वही संघ से ही बचपन से ही जुड़े हुए थे। अब जुड़ा ही था, वो तो परिवार का काम था, परिवार का ट्रेडिशन था। और इतनी बड़ी विरासत है इन लोगों के पास कि उसको आगे बढ़ाने का इनका काम है। एक जीवन कम है
दीनदयाल उपाध्याय जी के काम को आगे बढ़ाना। इन्होंने ये बताया कि रज्जू भैया और शेषाद्री जी, ये दोनों संघ के महानतम नामों में से एक है। रज्जू भैया वो अकेले सरसंघ चालक है, संघ प्रमुख है, जो गैर ब्राह्मण है। हालांकि ये बोलना यहाँ पर आवश्यक नहीं था, लेकिन ये उनका नाम इसलिए भी उल्लेख बार बार होता है रज्जू भैया का। रज्जू भैया बहुत सक्रिय थे और संघ की पूरे इतिहास में अकेले गैर ब्राह्मण संघ प्रमुख थे। तो उनके सानिध्य में जिस व्यक्ति ने अपना जीवन आगे बढ़ाया हो, उस व्यक्ति को आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष देहरादून आए, मुख्यमंत्री के घर पे भी आए और मुख्यमंत्री के निजी आवास से 10 मकान दूर रहने वाले चंद्रशेखर उपाध्याय जी के बार बार आह्वान के बाद, सप्रेम निमंत्रण के बाद भी उनको मिलना तो दूर, उनके पत्र का जवाब देना भी पसंद न करें, तो फिर ऐसे में उनकी हृदय की व्यथा सामने आ ही जाती है। उन्होंने लिखा है कि मैं आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस गया, वहाँ आपके सहायकों से मिला और सहायकों से मिल करके मैंने कोशिश की कि मैं आपसे अपॉइंटमेंट लूँ। पहले तो मुझे ये बताया गया कि कई बार गए, पहले तो ये बताया गया आप हैं ही नहीं। फिर जब अंदर से बता दिया गया कि हैं तो अंदर ही अभी बात करते हैं, और फिर अंदर से नाम वाम पता होता भेजने के बाद ये जवाब दिया कि ना है नहीं, बाहर गए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत इससे आहत हुआ। इनका ये भी कहना है कि मैं जो व्हाट्सअप भेजता हूँ BL संतोष जी को, वो उन्होंने पढ़ लिए। आप जानते ही हैं, पढ़ने के बाद वो जो 2 उसमें टिक होते हैं ना, वो नीले हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को ये मिले, उन्होंने ये प्राप्त कर लिया, उन्होंने इसको पढ़ लिया। हाँ, पूरा ना पढ़ा हो ये तो हो सकता है, क्योंकि पूरा तो आदमी तभी पढ़ता है जब उसमें रुचि हो। अब रुचि ही छोड़ दी हो BL संतोष जी ने तो भाई बात अलग है। मगर ये तो सच है कि इन्होंने संवाद बनाने की कोशिश बहुत की और आप तक BL संतोष जी, आप तक मैसेज पहुंच भी गया। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी बोलूँगा तो विषयांतर हो जाएगा। आज का विषय सिर्फ इतना ही है कि ये वो संघ, ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहाँ विचारों की और संबंधों की और कार्यकर्ताओं की और महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की कदर होती थी। ये वो जगह अब नहीं रह गई। ये वो चंद्रशेखर उपाध्याय जो आज हिंदी में न्याय के लिए, जिन्होंने 27 राज्यों में प्रांत प्रमुख भी नियुक्त कर रखे हैं, और वो सभी संघ के लोग हैं, सभी विद्वान लोग हैं, सभी इस बात से सहमत भी हैं कि हिंदी में न्याय होना चाहिए। लेकिन जब वो अपने उस पारिवारिक परिवेश के साथ अपनी बात कहने और औपचारिक मुलाकात भर के लिए जब इन लोगों को, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ये रोटी खाते हैं, आज दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से ही जिनका अस्तित्व है, वो लोग जब उन्हीं के परिवार के एक होनहार संघ को समर्पित विद्वान, पूर्व में जज रहे, हिंदी में न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले चंद्रशेखर उपाध्याय को भी मिलने से इनकार कर देते हैं और उनके पत्रों का, उनके संदेश का जवाब देना भी पसंद नहीं करते, तो ये सवाल उठता है कि ऐसे में आम कार्यकर्ता की क्या हैसियत होगी। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से संघ के लोगों का, संघ का व्यवहार समझ में आता है। और व्यवहार तो समझना ही चाहिए, किसी का व्यवहार समझना ही चाहिए। और जब लगे कि ये व्यवहार दुखदाई है, इस व्यवहार से कहीं ना कहीं किसी का दिल बहुत ज़्यादा दुखाया जा रहा है, वो बात सार्वजनिक होनी चाहिए। ये सारी बातें पहले से ही पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने तो सिर्फ उनकी उस चिट्ठी को पढ़ा, चंद्रशेखर उपाध्याय जी की, जो मुझे मिली 7 पेज की वो चिट्ठी है, जो मुझे तो लगता है उन्होंने अपने रक्त से लिखी है। उसमें उनका हृदय की जो व्यथा है वो अंदर से निकल करके आ रही है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज ये विषय आप सबके सामने और इस चैनल के माध्यम से संघ के जो नीति निर्धारक हैं, जो समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको ये संदेश देने की कोशिश है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पौत्र अगर संघ के लोगों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से अंदर तक व्यथित होगा तो उस संघ का भविष्य भी अच्छा नहीं है, ये मुझे लगता है। मैंने आज एक कर्मवीर की, चंद्रशेखर उपाध्याय की, उनकी पीड़ा को आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कुछ। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।